नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत पे होने वाला है वो इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि आज का दिन उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन था। और क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत के साथ बाजी मार ली है। तो अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि ये शक्ति जो एनडीए की दिखाई पड़ी वो शक्ति इंडी गठबंधन पर कैसे भारी पड़ी है। अब जरा आंकड़ों का गणित भी थोड़ा समझ लेते हैं। कुल 788 निर्वाचक थे जिनमें से 7 सीटें खाली थी और इसलिए मतदान 781 निर्वाचकों के बीच हुआ। मतदान प्रतिशत 98.2% दर्ज किया गया और कुल 767 वोट डाले गए। इनमें से 752 यानी 752 वोट मान्य माने गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले यानी पूर्ण बहुमत कहा जाएगा इसे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारत के उपराष्ट्रपति पद की जो कमान थी वो संभाल ली। इस चुनाव में वो विजेता रहे। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड और तेलंगाना में भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। उनका राजनीतिक करियर दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति का सदस्य बने। राधाकृष्णन के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी थे। वो तेलंगाना से हैं और सबसे ज्यादा न्यायिक पृष्ठभूमि वाले नेता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। उन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला और गोवा के पहले लोकायुक्त भी बने। हालांकि उन्होंने 7 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। राज्यसभा में 238 और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में 542 यानी 542 सांसद थे और जीत के लिए टोटल जो आंकड़ा चाहिए था, जो समर्थन आवश्यक था, वो 391 यानी 391 सांसदों का समर्थन आवश्यक था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, उन्होंने उन्होंने अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। कांग्रेस ने इस दौरान भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा कि धनखड़ और सरकार के संबंध सही नहीं थे। लेकिन इन सब के बीच अब देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, यानी साफ तौर पर राधाकृष्णन जी अब देश के नए उपराष्ट्रपति हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बहुमत के साथ ये जीत हासिल की है। इस जीत से एनडीए को न केवल उपराष्ट्रपति पद पर पूर्ण नियंत्रण मिला है, बल्कि ये भाजपा के राजनीतिक आधार को मजबूत करने और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बढ़ाने का संकेत भी है। राधाकृष्णन के अनुभव की अगर बात की जाए तो उनका अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और दक्षिण भारत में राजनीतिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए बेहद योग्य उम्मीदवार बनाता है और यही वजह रही कि सीपी राधाकृष्णन इस उम्मीदवारी के बाद अब उन्होंने जीत भी दर्ज करा ली है और सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोटों से सीधे सीधे एनडीए को ये बड़ी जीत हासिल हुई है।
लेकिन इंदिरा जी ने ये प्रयास किया था कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में वीवी गिरी को खड़ा करके आत्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया था और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराकर वीवी गिरी जीत गए थे। इस बार भी कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि आत्मा की आवाज का आह्वान करे, लेकिन ये उनके खिलाफ ही गया। कई सांसदों की आत्मा जाग गई और उन्होंने भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार को अपना वोट देकर के और जितने मतलब संख्या थी उससे अधिक वोटों से हमें जीत दिलाई। इसके लिए जिनकी आत्मा की आवाज, जिनकी आत्मा जागी, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसमें मोदी जी के कार्यप्रणाली पर लोगों का ठप्पा लगा, सांसदों ने ठप्पा लगाया और सीपी राधाकृष्णन जी के क्षेत्र से के और वहां के भी सांसद जो एनडीए के सदस्य नहीं थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और खासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर माननीय श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूं। राधाकृष्णन जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और उनसे ये उम्मीद है कि वो अपना पूरा निष्पक्ष रूप से और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहां तक बात है कि 300 और 452, तो इसमें कोई शक नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जो भी हुई है उसे चलिए हम लोग मानते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कुछ प्रभाव रहा होगा, लेकिन इनको तो बदल सकते हैं, सांसदों को तो छीन सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं छीन पाएंगे। जनता धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ रही है। तो देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। 452 वोटों से एनडीए को बड़ी बढ़त के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें जीत हासिल कर ली है। 300 वोट मिले बी सुदर्शन रेड्डी को, और अब क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद अब उत्सव की बारी है। और यही वजह है, ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रहलाद जोशी के आवास पर, ये जो तस्वीरें आ रही है वो यहीं पर ही प्रहलाद जोशी के आवास पर ही यहाँ एक बड़ा उत्सव होने वाला है। ये जो जीत हासिल हुई है इस विजय के लिए जो उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, एक गेट टुगेदर पार्टी रखी गई है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये बेहद खास चुनाव था, क्योंकि इसी चुनाव में खास तौर से एनडीए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे अगर देखें तो विपक्ष के भी की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग हुई है, वाईएसआर की अगर बात करें, बहुत क्लियर था कि उनकी तरफ से समर्थन दे दिया गया था सीपी राधाकृष्णन को। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सीपी राधाकृष्णन का जो बैकग्राउंड था, जो उनकी साफ सुथरी छवि थी, उसने उनको विपक्ष के भी कई नेताओं के बीच में उनकी पहली पसंद बना दिया। और यही वजह रही कि सीपी राधाकृष्णन पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। और उपराष्ट्रपति के रूप में अब देश को सीपी राधाकृष्णन मिल चुके हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव सीपी राधाकृष्णन ने जीत लिया, तो इसके बाद बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से भी
उनको शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जीत हुई है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा चुनाव था ये विचारों की लड़ाई थी। और बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हम अपनी इन विचारों की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का ये को बचाने का एक प्रण है जिसे हम आगे लेकर चलते रहेंगे। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए मैं चुनाव नहीं जीत पाया, और सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद जरूर दिया, बधाई जरूर दी है, शुभकामनाएं दी है आगे के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो विचारों की लड़ाई है ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति रहेगी, और आज ये जो विजय उत्सव है कुछ ही देर में यहां पर मनाया जाएगा। तमाम एनडीए घटक दलों से जुड़े हुए जो बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं। बेहद खास ये गेट टुगेदर बताया जा रहा है, और सीपी राधाकृष्णन जी की उपस्थिति अभी यहां पर है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और आइए, एक तरफ यहां पर विजय उत्सव मनने वाला है, दूसरी तरफ बात कर लेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर आज बहुत कुछ बदल गया। नेपाल की सड़कों पर आज राजा आओ देश बचाओ का नारा गूंजता सुनाई दिया। 2008 में जिस तरह से नेपाल को अचानक एक सेक्युलर गणराज्य घोषित किया गया था, लेकिन अब वहां की जनता उस थोपे गए सेक्युलरिज्म के खिलाफ खुलकर विरोध कर रही है। जनता का कहना है कि लोकतंत्र के नाम पर देश में भूख और बेरोजगारी फैली, जबकि राजनीतिक नेता महलों में विलासिता का जीवन बिता रहे। भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप और हिंदू अस्मिता की उपेक्षा ने देश में असंतोष को और बढ़ा दिया। युवा पीढ़ी, विशेषकर जेन जी, सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध के साथ साथ हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र की बहाली की मांग के लिए सड़कों पर उतर आई। जब यह आक्रोश फूटा तो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके ओली को भी जनता ने असंतोष जताते हुए खारिज कर दिया, यानी कि ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेताओं के घरों पर हमले और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन ये बता रहा था कि नेपाल की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं ये जेनजी, ये युवा, और यही वजह थी कि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाने के लिए उन्होंने सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला। आखिरकार ओली के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नेपाल को एक नए चेहरा, प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा सामने आएगा। बालेन शाह का नाम बार बार जरूर आ रहा है, लेकिन गाहे बगाहे अंदर से ये आवाज भी उठ रही है कि राजा आओ देश बचाओ, यानी नेपाल एक बार फिर से शायद हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से बीते 48 घंटों में नेपाल की तस्वीर और तकदीर बदली, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आत्मा फिर से अपनी जड़ों को खोज रही है। सड़कों पर गूंजते नारे राजा आओ देश बचाओ इस बात का प्रतीक है कि आम जनता अब लोकतंत्र के नाम पर थोपे गए भ्रष्ट और विफल सिस्टम से तंग आ चुकी है। जब 2008 में नेपाल को अचानक एक सेक्युलर गणराज्य में बदला गया, तब ये कहा गया था कि लोकतंत्र से जनता को अधिकार और समृद्धि मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट रही। लोकतंत्र की आड़ में सत्ता का खेल खेला गया। राजनीतिक दलों ने अपनी कुर्सियों की रक्षा के लिए जनता की आवाज को दबाया और नेपाल का असली स्वरूप दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र छीना गया। जनता को अब लगने लगा है कि एक सेक्युलरिज्म वो रास्ता था जिससे बाहरी ताकतों ने नेपाल की राजनीति में पैठ बनाई। चीन और अमेरिका जैसे देशों ने अपनी अपनी चालें चली। चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, तो वहीं अमेरिका ने सेक्युलरिज्म और आधुनिकता के नाम पर
गैर हिंदू एजेंडा फैलाया। परिणाम ये हुआ कि नेपाल की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसकी आस्था कमजोर होती चली गई। आज स्थिति ऐसी है कि सोशल मीडिया बैन से नाराज जेन ज़ी आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। यही युवा कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो पुराने गौरव को वापस लाना होगा। यही कारण है कि आंदोलन में राजतंत्र की मांग जोर पकड़ रही है। भ्रष्टाचार ने जनता को जकड़ लिया है। नेताओं की हवेलियां बड़ी होती गई, लेकिन जनता की जेब खाली रही। नेताओं की लड़ाई ने नेपाल की साख को मिट्टी में मिला दिया। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली का इस्तीफा और नेताओं के घरों पर हमला इस राजनीतिक अस्थिरता की गवाही दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल फिर से राजतंत्र की ओर लौटेगा? क्या वो अपनी पहचान को हिंदू राष्ट्र के रूप में वापस पाएगा? यह आंदोलन केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुकार है। नेपाल की जनता अब तय कर रही है कि उसके भविष्य का रास्ता वही होगा जो उसकी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, ना कि विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि क्या नेपाल एक बार फिर से अपनी उस पहचान को प्राप्त कर लेगा जिसे 2008 में सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि लोकतंत्र में लोग यानी लोगों के लिए कुछ सोचा जाएगा, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही। किसी भी सरकार ने पूर्णकालिक सरकार के रूप में नेपाल को स्थायित्व और स्थिरता नहीं दी। धीरे धीरे लोगों के अंदर का आक्रोश बढ़ता गया। जो युवा पीढ़ी है जेन ज़ी, वो पूरी तरह से इस भ्रष्टाचारी सरकार से परेशान थी। लगातार ये कहा जा रहा था जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं से युवाओं पर भारी पड़ रही है। युवाओं का आक्रोश जब टूटता है, युवाओं का आक्रोश जब सरकार की तानाशाही पर फूटता है तो वही होता है जो आज नेपाल में हो रहा है। सोशल मीडिया तो बस एक बहाना था। 26 सोशल मीडिया साइट्स पर जब बैन लगाया गया तो इसके बाद जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। दरअसल निशाना उस अस्तित्व को वापस पाना था जिसे पूरी तरीके से सरकारी तंत्र ने नष्ट कर दिया था। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार जो आम जनमानस को बिल्कुल नजरअंदाज करती रही, और जब युवा अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता खो बैठा तो फिर साफ तौर पर आज उसका आक्रोश ही है कि सरकार की कुर्सी गद्दी हिल चुकी है। ओली का इस्तीफा, राष्ट्रपति का इस्तीफा, तमाम मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास को जलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी इसमें घायल हुई और अंततः उन्होंने दम भी तोड़ दिया, मृत्यु भी हुई। ये बहुत दुखद है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर युवा आक्रोशित हुए थे, सरकार की तरफ से गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, इसके बाद ये आक्रोश और फूटा कि सरकार जनता पर गोली क्यों चलवा रही है, सरकार जनता की मांगों को क्यों नहीं समझ पा रही है। ये युवा ताकत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने युवा ताकत को नजरअंदाज किया और आखिरकार उस ताकत ने पूरी की पूरी सत्ता ही बदल दी है। तख्ता पलट कर दिया है नेपाल का, ये कहा जा रहा है। और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी आक्रोश का नतीजा है कि आज ओली का इस्तीफा हो चुका है। मुख्यमंत्री का घर फूंक दिया गया, गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया, माफ कीजिएगा, पीएम का घर फूंक दिया गया। राष्ट्रपति के घर पर आगजनी की गई। तमाम तरीके से सड़कों पर उतरकर इन युवाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मेरे सहयोगी सुबोध कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुबोध, वर्तमान में अभी क्योंकि अब ओली का इस्तीफा हो चुका है, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक नया चेहरा, बालेन शाह का नाम बार बार सामने आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी ये आक्रोश ठंडा हुआ या नहीं, क्योंकि सेना ये कह रही, सेना ने पूरी की पूरी नेपाल में जो स्थिति अनकंट्रोल थी उसे कंट्रोल करने के लिए सेना ने कमान संभाल ली थी। सेना प्रमुख भी देश को संबोधित करने वाले थे। कुल मिलाकर अगर अभी की स्थिति की मैं बात करूं तो क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अभी नेपाल की? तो बता दें कि जिस तरह से सुबह से जो जेएनजेड के कार्यकर्ता युवाओं के द्वारा जिस तरह से शांति माहौल में ही प्रदर्शन कर रहे थे, और कल भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, मगर ये जो कट्टरपंथी है, आईएसए के एजेंट है, ये लोग मिलके जो नकली पुलिस बन के जो गोली चलाए हैं,
ये सबसे बड़ा बर्बरता हुई है सनातनी हिंदुओं लड़कों के साथ में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको बताया कि यहाँ बॉर्डर सीमाई क्षेत्र और पूरे नेपाल में जितने भी ये जेएनजी के कार्यकर्ता है, ये सिर्फ नेता भ्रष्ट नेता के घर का आगजनी किए हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हो उस सबका आगजनी किए हैं और उनको क्षति पहुंचाए। आमजन को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से दिन में हम लोग सुबह से ही अपने सुदर्शन न्यूज में बता रहे थे कि तख्ता पलट होने की पूर्ण संभावना है, उसी तरह आज तख्ता पलट तो हो ही गया। उसमें शेर बहादुर देवपा जो सांसद थे, अच्छे मंत्री थे, उनको भी घायल होने का सूचना है। और उसके बाद में ये सुबह से ही जो गृह मंत्री को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है भागने में। और केपी ओली जी अपना चुपचाप भागने का क्रम में उनको एयरपोर्ट पर घेराव किया गया। उसी क्रम में केपी ओली जी के द्वारा यहाँ पे इस्तीफा दिया गया। उसके बाद में अब नाम जो है वहाँ के जो बालेन शाह, वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता, उनके समर्थक में भी लोग नारे लगा रहे हैं कि बालेन शाह हमारे देश का पीएम बने। उधर जो कुछ वर्षों से जो वहाँ के हिंदू कार्यकर्ता है और वहाँ के नेपाली जनता है, राजा आओ देश बचाओ के नारे लग रहे थे, उसमें आज ये सामने दिखाई दे रही है कि अब फिर अपने पुरानी संस्कृति की ओर बढ़ना है और राजा आएंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। अगर बालेन भी आते हैं तो बालेन शाह आज भी वो हिंदू समर्थक है और हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ऐसा नहीं है। मगर ये सबसे विचारणीय बात है कि जब कल प्रदर्शनकारी जो जेएनजी के कार्यकर्ता ने जो इतने 8-10 साल में जो वहाँ के हिंदू कार्यकर्ता हो या नेपाली जनता हो जो वो न कर पाए, ये जेएनजी का सबसे बड़ा योगदान रहा कि नेपाल की धर्म संस्कृति को बचाने में। जी सुबोध, सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी क्योंकि ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर बैन तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल ये दबा हुआ आक्रोश जो बहुत दिनों से इस तानाशाही सरकार की तरफ से दबाया जा रहा था, क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी ये सरकार। युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं था। खुद सरकार के मंत्री के रिश्तेदार मलाई खा रहे थे, अच्छे पद थे, बाहर विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चे, लेकिन आम जनमानस के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए युवाओं ने सोशल मीडिया को अपना एक हथियार बनाया था ताकि वो इस सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करी थी उसमें संगठित किया जा सके लोगों को। तो जब बैन लगा तो एक तरीके से वो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल आक्रोश इस बात को था कि राजा आओ देश बचाओ, यानी हिंदू राष्ट्र को एक बार फिर से पुनः लाना है, ये यहाँ के युवा चाह रहे थे। सुबोध, बिल्कुल आपको बता दें कि ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना बंद कराना, ये तो सबसे बड़ा बहाना था। मगर जो जेएनजी के जो इतने 8-10 साल में जो कि राजा आओ देश बचाओ इस तरह के नारे लग रहे थे, वो नारा न करके आखिर जो विदेशी ताकतें जो वामपंथी चीन है या अमेरिका का चाल था या बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है या रोहिंग्या मुसलमान को इतने घुसपैठ कराया गया था नेपाल में, यही सब करने के लिए जो कि अब धीरे धीरे नेपाल युवा लोग समझ रहे थे। समझते आज इनकी नाकामी तो फेल हुई, विदेशी शक्तियां की नाकामी फेल हुई। भले युवा जेएनजी के कार्यकर्ता लोग आज बलिदान दिए, उस बलिदान को आज उन्होंने जो वीरगति को प्राप्त हुआ, आज नेपाल में सभी खबर ये आ रही थी कि ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। वो या तो दुबई में शरण ले सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। कुछ ऐसी खबर है क्या आपके पास? ओली की अभी उपस्थिति है या उन्होंने देश छोड़ दिया है? चलिए, शायद सुबोध से हमारा संपर्क टूट गया। यानी कुल मिलाकर ये जो आक्रोश था, दरअसल नेपाल की उस पुरानी पहचान, उसके अस्तित्व को वापस लौटाने की जो मांग लगातार चली आ रही थी। फरवरी मार्च में आपने देखा था कि किस तरीके से आक्रोश सड़कों पर फूटा था। राजा आओ देश बचाओ, हमें दोबारा राजतंत्र चाहिए, इसे लेकर आवाज बुलंद की जा रही थी। और इस बार भी ये जो आक्रोश हुआ है, दरअसल यहाँ के युवा ये चाहते हैं कि वो अस्तित्व वापस लौटे। और यही वजह है कि इस ताकत ने नेपाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का रास्ता
खोल दिया है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल के राजनीतिक हालातों के मद्देनजर नेपाल से लगी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी इंटेलिजेंस कुमायूं कमिश्नर और साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान भी यहां पर उपस्थित हैं। यानी कुल मिलाकर नेपाल में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर जो सीमाएं हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है, सीमाओं पर किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर समीक्षा बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। जनमत पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार मॉनसून राहत नहीं आफत बनकर बरसा और किस तरह से हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी तबाही आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा किया, स्थिति का पूरा जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में चंबा और कांगड़ा जिलों में हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त परिवारों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को राहत देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। चंबा में भारी बारिश के कारण चंबा भरमौर मार्ग बंद हो गया था, जिसमें 10 दिन से 15,000 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हुए थे। जिला मंडी के सराज में माता पिता खोने वाली 11 महीने की नीतिका को प्रधानमंत्री ने गोद में लेकर सांत्वना दी। इस दौरान राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी हेलीकॉप्टर में पीएम के साथ उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा से 4,122 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 370 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब का दौरा किया, जो 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब में मरने वालों की संख्या 51 हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर, इसे 1.84 लाख हेक्टेयर अगर कहें, यानी कि 2 लाख हेक्टेयर के लगभग फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 2064 गांव सीधे रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसमें खासतौर से गुरदासपुर जिले के 329 गांव प्रमुख हैं। पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, जो राज्य के पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के कोष में अतिरिक्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, बर्बाद हुए स्कूलों का पुनर्निर्माण, पशुओं के लिए मिनी किट वितरण और किसानों के लिए विशेष आर्थिक सहायता शामिल है। पंजाब में किसानों की मदद के लिए बिजली कनेक्शन न होने वाले बोरवेलों की मरम्मत और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रोजेक्ट मोड में पुनर्निर्माण योजना भी लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों से भी मुलाकात करके राहत कार्यों का निरीक्षण लिया। उन्होंने गुरदासपुर में एक आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता भी की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का मूल्यांकन भी किया। उनके दौरे से प्रभावित लोगों में विश्वास और राहत की भावना उत्पन्न हुई है। इस दौरे का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि दोनों राज्यों में सुरक्षा, पुनर्निर्माण और आपदा प्रबंधन की मजबूत योजना तैयार करना भी है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार केंद्रीय टीमों द्वारा विस्तृत आकलन के बाद आगे की मदद सुनिश्चित की जाएगी। इधर सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कुख्यात भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक एड्स संक्रमित हो चुका है और वो मलेशिया के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। ये खबर कई ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर फैल चुकी है।
हालांकि अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुदर्शन न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जरूर सवाल उठाता है कि अगर ये सच हुआ तो क्या इसे जाकिर नाइक के जिहादी जीवन का अंत माना जाए? जाकिर नाइक वही नाम जिसने भारत के खिलाफ वर्षों तक जहर उगला। खुद को स्कॉलर कहने वाला ये व्यक्ति दरअसल आतंकवाद और कट्टरपंथ का पोषक साबित हुआ। 2016 में भारत सरकार ने उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर बैन लगाया था। भारत में उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी संगठनों को समर्थन देने और समाज में नफरत फैलाने के कई गंभीर आरोप हैं। उसकी भड़काऊ तकरीरें आज तक आतंक की राह पर युवाओं को धकेल रही हैं। ये वही जाकिर है जिसने भगवान श्री राम, मां दुर्गा और हिंदू धर्म ग्रंथों पर अपमानजनक टिप्पणी की। उसने धर्म की आड़ में जहर घोला और कट्टरपंथ को हवा दी। आज अगर सोशल मीडिया पर उसके एड्स से संक्रमित होने की चर्चा हो रही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह उसके कर्मों का फल है? लेकिन यहां दूसरा पहलू भी है। यह खबर कहीं प्रोपेगेंडा तो नहीं है? क्या यह प्लान करके फैलाया गया नैरेटिव तो नहीं है? क्योंकि किसी भी बड़े आतंकी समर्थक या विवादित शख्सियत के बारे में जब ऐसी खबरें आती हैं तो यह भी जांचना जरूरी होता है कि कहीं यह अफवाह तो नहीं। खासकर इसलिए क्योंकि जाकिर नाइक फिलहाल भारत से फरार है और मलेशिया में रह रहा है। जनमत का आज का सवाल यह है कि अगर खबर सच है तो क्या यह कट्टरपंथ के अंत की शुरुआत है? अगर यह अफवाह है तो इसे फैलाने का मकसद क्या है? और सबसे अहम, जाकिर नाइक जैसे लोगों को आज भी संरक्षण देने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी कब तय होगी? भारत की जनता यह देख रही है कि एक भगोड़ा जिसने देश की अस्मिता को ललकारा था अब दुनिया से कटता जा रहा है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह मुद्दा एक बार फिर कट्टरपंथ के असली चेहरे को सामने लाता है। तो ये है आतंक का अंत। अगर ये हो रहा है तो यही होता है आतंकी और जिहादियों के साथ। अब ये आगे बढ़ते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ भी आपको ले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हालांकि आज तो सबसे ज्यादा चर्चा नेपाल की रही, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से इजरायल की भी खबर जोर पकड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एक बार फिर अशांति और तनाव की छाया में ढका हुआ है। इजरायल की राजधानी यरूशलेम के उत्तरी भाग में सोमवार को एक व्यस्त चौराहे पर स्थित बस स्टॉप पर गोलीबारी की गई, जिसमें 6 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से जारी द्वंद्व का नवीनतम प्रलयकारी अध्याय बनकर उभरी है। इजराइल सरकार ने इस हमले को भयानक आतंकवादी हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। इजरायली पुलिस और आपातकालीन बचाव सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर घायल नागरिकों को अस्पताल पहुंचाया और हमलावर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी। ये हमला यरूशलेम जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर में हुआ, जिसमें वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर दौड़ चुकी है। इस हमले का राजनीतिक और सामरिक आयाम भी गहराई से देखा जा रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमें अतीत के उन काले पन्नों की याद दिलाती है जब आतंकवाद ने पूरी मानवता को शर्मसार किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हमला न केवल इजराइल की सुरक्षा चुनौती है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बड़ा खतरा है। हमले के कुछ घंटे के बाद इजराइल के वित्त मंत्रालय के महालेखाकार याली रोथेनबर्ग ने भारत के दौरे के दौरान ये कहा कि उन्हें इस हमले में अपने एक कर्मचारी की मां की मृत्यु की सूचना मिली है। ये व्यक्तिगत त्रासदी एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का प्रतीक बन गई है। रोथेनबर्ग ने यह भी कहा कि यह हमला इस बात का प्रमाण है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन कितने निर्दयी और बेरहम हो चुके हैं।
इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति की दिशा में काम करने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इजरायल के समर्थन में एक कड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका ने फिलिस्तीनी हमलावरों की निंदा की है और इजरायल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यरूशलेम पर यह हमला फिलिस्तीनी चरमपंथियों की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी तरफ खींचना और इजरायल को अस्थिर करना है। ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया के लिए बाधक साबित होते हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजरायल के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। यह हमला भी उसी पुराने द्वंद्व की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है। आगे का परिदृश्य बेहद चिंताजनक है। इस हमले के चलते इजरायल द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई का खतरा बरकरार है और यदि इजरायल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तो पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र फिर से ज्वालामुखी बन सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कूटनीतिक दबाव फिलिस्तीनी नेतृत्व पर बढ़ेगा ताकि वो हिंसा रोके, परंतु फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन अपने इरादे नहीं छोड़ने के मूड में है। और चलिए जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।